स्टूडेंट, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विद्रोही क्या चाहते थे। ठीक है, इससे पहले कल का हमारा जो टॉपिक रहता था थोड़ा सा वो करेंगे। तो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आप सभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही। यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। यहाँ पर 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बड़ी उदाहरण थी। उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किस इलाके को कहा जाता था। तो आपको याद रखना है, अवध को कहा जाता था। अवध अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को, सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता है संतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। यहाँ देखिए, भारतीय सिपाहियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके बारे में हमें पता चल रहा है। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, विद्रोही क्या चाहते थे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तेहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तेहारों में अंग्रेज़ों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात है कि आंदोलन हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेज़ों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज़ शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। देखें बेटा, ये पैराग्राफ दिए गए हैं जो इस बॉक्स में दिया गया है। जैसे यहाँ दिया गया है, आजमगढ़ घोषणा
25 अगस्त 1857। तो ये जो बीच में पैराग्राफ दिए गए हैं, ये पैराग्राफ आपको कंप्लीट ज़रूर रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि इन्हीं पैराग्राफ में से 5 या 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ आजमगढ़ घोषणा पत्र दिखाया गया है, यहाँ विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लें अपनी एनसीईआरटी की बुक से। आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 301 पे है ये। फिर है 302, पेज नंबर 302 पे अगेन एक और पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ भी आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं ये सभी आपको रिवाइज़ करने हैं। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दिया गया है, सिपाही क्या सोचते थे। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 303। पेज नंबर 303 पर ये बॉक्स के अंदर दिया गया है, विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। तो यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है, ये भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था छोटे छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जा रहा था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज़ हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग रोज़ आ रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत, अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनका अंग्रेज़ों के हिमायती या जनता को उत्पीड़ित समझा जाता था। कई दफ़ा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि समता एक से ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया जाता था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वैकल्पिक सत्ता की तलाश होगा। ठीक है, कल मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊंगी वैकल्पिक सत्ता की तलाश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।